हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे एंड काफ़ी टाइम के बाद चैनल के ऊपर लाइव आ रहे हैं और एक काफ़ी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आए हैं। फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी फिजिक्स का आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 से। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं सारे के सारे कर लेंगे, चाहे लगे 1 आवर चाहे लगे 2 आवर हो जाएगा। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। आखिरकार पढ़ क्या रहे हैं, उसकी फील्ड्स क्या हैं, क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की, चाहे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। क्योंकि अगर किसी चीज़ को डेली लाइफ के साथ रिलेट करेंगे तो एक कनेक्शन बन जाता है, लाइफ टाइम चीज़ें याद रहती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इज दैट क्लियर? सो आज से एक न्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं फिजिक्स के रिगार्डिंग वीआर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल के ऊपर। एंड केमिस्ट्री की सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है ऑन एनसीईआरटी केमिस्ट्री जो चैनल है हमारा। ओके, एनसीईआरटी केमिस्ट्री जो चैनल है हमारा उस पे ऑलरेडी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और इसमें वीडियो आ चुकी है, जाके आप देख सकते हैं। उसमें छोटी वीडियो थी, इसमें क्या है कि इसमें टाइम कम लगता है हमें एंड वीडियोस बनाने में टाइम कम लगता है। ओके, टाइम क्योंकि एकेडमी में ज़्यादा लग रहा है इसीलिए आपको 1 वीक या 2 या 3 दिन डेज में हमारे पास जो भी क्लासेस बनती है उसको रिकॉर्ड करके आपके लिए स्पेशल सीरीज यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि टीजीटी जल्दी ही आने वाला है, टैट भी जल्दी आने वाला है और ज़्यादा टफ होगा सिस्टम आगे जाके, तो आज फर्स्ट चैप्टर को लेके आए हैं। ये वीडियोस आपको हमारी चैनल के ऊपर एंड हमारी जो वीआर एकेडमी की एप्लीकेशन है वहाँ पे भी मिल जाएगी। एप्लीकेशन में भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सभी कोर्सेज भी वहाँ पे प्रेजेंट है। ये फ्री में मिलेगी, वहाँ पे कोई इसकी फी नहीं होगी, चैनल के ऊपर भी ऑलरेडी फ्री में है। सो आप इसका एंजॉय कीजिए एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली जानेंगे साइंस क्या होती है, ज़्यादा नहीं करेंगे इसमें टाइम वेस्ट, बिकॉज आप सभी को पता है। ओके, बिकॉज आप सभी को पता है कि साइंस क्या होती है। ओके, तो इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं चलेंगे। साइंस, फिजिक्स, ब्रांचेस, रिलेशन, देन नेक्स्ट टॉपिक। ये ब्रांचेस जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ओके, तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं विद द, सॉरी ये तो उल्टा पकड़ लिया था, विद साइंसेस। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज साइंस? टू नो, कैसे जानेंगे? विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, डिफरेंट एनालिसिस। यही तो है हमारे पास। साइंस क्या होती है? टू नो, किसी चीज के बारे में जानना, सिर्फ इतना ही तो है। फिजिक्स क्या है आपके पास? एक कॉमन वर्ड में बताऊं तो स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जो हमारे टीचर्स ने हमें कही थी। एक और वर्ड में कहूं तो आपके पास मेजरमेंट ऑफ साइंस, कि साइंस को मेजर किस तरह से करेंगे, स्पेशली वही तो हमारे पास फिजिक्स है। ओके, इतना याद रखिए, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स और मेजरमेंट ऑफ साइंस, कि साइंस में यूनिट्स यूज करते हैं। यहाँ पे यूनिट्स तो आते हैं सारे इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट एक्सप्रेशन, यही तो है सारा। अब हमारे पास जो फिजिक्स है उसकी ब्रांचेस हैं, स्पेशली 9 ब्रांचेस यहाँ पे हमारे पास है। ओके, 1 बाय 1 इन सभी को स्टडी करेंगे हमारे पास। एंड 1 मिनट, एक्चुअली ये सभी चीज़ें काफ़ी ब्रॉड लेवल की है और थोड़ा थोड़ा आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ओके, फर्स्टली मेरे पास आती है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स तो सभी पढ़ते हैं। मैकेनिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ओके, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को, न्यूटन्स के लॉ को स्टडी करते हैं। इसमें बेस कहते हैं, मैकेनिक्स का बेस ही आपके पास न्यूटन के लॉ, क्योंकि आप देखोगे तो हर जगह के ऊपर जी यूज होगा, ग्रेविटी यूज होगी। तो जब ग्रेविटी यूज हो रही है तो न्यूटन से ही तो बेस है सारा। ओके, थर्मोडायनेमिक, थर्मो मीन हीट, डायनेमिक मीन डिफरेंट, क्या हम यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे? हीट को स्टडी करेंगे इन डिफरेंट फॉर्म, क्योंकि आपको पता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म एंड टू अनदर फॉर्म, यानी कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। इट मीन्स कि थर्मोडायनेमिक्स मीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट से एंट्रोपी, एंट्रोपी से एंथैल्पी, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, तभी डिफरेंट नाम है। इलेक्ट्रोडायनेमिक, चार्जेस को, कूलम लॉ के बेसिस के ऊपर चलेगा। यहाँ पे मासेस आते हैं आपके पास जब ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टडी करते हैं। ओके, तो इसमें आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन सभी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। साउंड में आपके पास लाइट हो गया, साउंड हो गया, एंड लाइट मेंशन नहीं किया है, लाइट आई थिंक छूट गया यहाँ पे। साउंड हो गया, आपके पास एक फील्ड होती है लाइट,
तो इसमें हम आपके पास स्टडी करते हैं कि जब आपके पास साउंड होगी, लाइट होगी, वो वेरी करती है कहीं पे, वन सोर्स से अनदर सोर्स में, वन मीडियम से अनदर मीडियम में, तो वो किस तरह से हमारे पास जो ट्रैवल करेगी और किस तरह की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को वो यहाँ पे शो करेगी। ओके, वो सभी की सभी इसके अंदर आती है आपके पास साउंड एंड लाइट के अंदर। चलिए ये भी हो गया। रिलेटिविटी, ये थ्योरी ऑफ इनवेरियंस ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड है, इसको ज्यादा स्टडी नहीं करते हैं। ओके, न्यूक्लियर फिजिक्स, आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं, सन में यूज होता है, और सोर्सेज हैं आपके पास एनर्जी का, काफी ज्यादा सोर्सेज हैं। आजकल तो पता नहीं कितने जो प्लांट लगे हुए हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ओके, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। पार्टिकल, जो कि मैटर को स्टडी करते हैं, पार्टिकल फिजिक्स, जिसमें हम आपके पास स्टडी करते हैं मैटर को, कि मैटर आपके पास किस तरह से वेरी करेगा। क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। काफी छोटी छोटी टर्म्स है हमारे पास। ओके, और इसमें छोटे छोटे पार्टिकल, क्वांटम आपने पढ़ा होगा, क्वांटम काफी छोटी टर्म है हमारे पास, तो इसमें क्वांटम को स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे आता है वो आता है इसके रिलेशंस, कि इसका जो रिलेशन है वो किस तरह से हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो रिलेशन विद अदर साइंसेस, इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है आपकी। रिलेशन बिटवीन अदर साइंसेस, फर्स्ट वन इज मैथ्स। मैथ्स का यूज होता है ना यहाँ पे, और मैथ्स में भी यूज कर सकते हैं। तो मैथ का यूज कैसे होता है, यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं साथ में, चाहे फिजिक्स का यूज मैथ में हो, चाहे मैथ का यूज फिजिक्स में हो। जब हम इक्वेशन ऑफ मोशंस आपके पास ड्रॉ करते हैं, आता है ना हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a कर दीजिए, ए एस कर दीजिए, जी एच कर दीजिए। डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास आएगा। ओके, मैथ्स में यूज हो गया। बायो में प्रेशर यूज करते हैं हम, जब हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। ओके, जब ब्लड प्रेशर को मेजर करेंगे तो आपके पास क्या है, बायो में यूज हो रहा है, बायो तो है बॉडी, और क्या है, जियोलॉजी, एज ऑफ रॉक्स, एज ऑफ रॉक्स पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी है क्या, आपको पता ही है, स्पॉन्टेनियस एमिशन होती है रेडिएशंस की। या आपके पास जियोग्राफी में हो गया, केमिस्ट्री में एक्सरे हो गया। एक्सरे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट है आपके पास, तो एक्सरे में इसका यूज करते हैं ना हम सभी। ओके, आपके पास मीटरोलॉजी हो गया। मीटरोलॉजी जैसे आपके पास वेदर फोरकास्ट होता है, जैसे मौसम हो गया, मौसम को स्टडी करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई तो होगा। कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन होता है, जब भी आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर सडनली डाउन चला जाए, सडनली लो हो जाए, तो होता क्या है, यानी वहां पे एटमॉस्फेयर शांत हो गया, थोड़ा सा प्रेशर लो हो गया, देन उसी को ओवरकम करने के लिए फास्ट मूविंग में जो है आपके पास एयर वहां पे आती है, तूफान आ जाता है आपके पास। वो किस चीज से आता है, फिजिक्स के तो आता है आपके पास। जब हम बर्नौलीज थ्योरम को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, आप पता कर सकते हो कि आपके पास प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये सभी क्या होती है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म होती है। सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी नाम सुना होगा आपने, जो कि अर्थ क्यूब से रिलेटेड है आपके पास, यानी भूकंप आ रहा है, पता करेंगे है क्या भूकंप है, वेव्स है, जब आपके पास टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करेगी, वाइब्रेशन होगी अर्थ में। वाइब्रेशन क्या है आपके पास, इसी का तो पार्ट है, इसी के अंदर आपके पास मैकेनिक्स के अंदर सारी चीजें आएगी। एस्ट्रोनॉमी, हम जितने भी प्लैनेट्स हैं, आपके पास 7 प्लैनेट्स तो ढूंढे गए हैं, उस आई थिंक 6 प्लैनेट तो ढूंढे गए हैं। उसके बाद जितने भी प्लैनेट हैं उनको कैसे देखा गया, टेलीस्कोप हो गया, बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमिक टेलीस्कोप हो गए, विद द हेल्प ऑफ लेंसेज। कहाँ से आए, यहीं से तो आए, कितने दूर तक कैसे देखेंगे, आंखें से तो नहीं देख सकते हम, आई से इतने दूर नहीं देख सकते, क्योंकि होना तो चाहिए देखने के लिए कोई सोर्स। तो कहते तो हैं कि आई की मिनिमम जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, कि 25 सेंटीमीटर तक आप देख सकते हो, मगर इससे कम तो चलिए दिखेगा नहीं, धुंधला हो जाता है। इससे ऊपर जाएंगे तो बोलते हैं इन्फानाइट, मगर इतने क्लियर इमेज थोड़ी आएगी, जितना दूर ऑब्जेक्ट जाता चलेगा वो उतना ही छोटा होता चलेगा। सन देखा होगा, इतना सा दिखता है हमें, एक्चुअल में इतना है, वो अर्थ से भी कई 100 टाइम्स से वो बड़ा है। ओके, तो ये तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन थी आपके पास। अभी थोड़ा एडवांस चलेंगे, जो कि हमारे पास है बेसिक्स है, सभी बेसिक ही है। यहीं से आपको पहले पता तो हो कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो आखिर है क्या। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे फर्स्टली हमने देख लिया साइंस क्या है, जानना किसी चीज को ऑन द या अंडर द ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट एनालिसिस। देन आपके पास यहाँ पे फिजिक्स आ गई। फिजिक्स क्या है हमारे पास, साइंस ऑफ मेजरमेंट हम कह सकते हैं, या आप इसे
साइंस जैसे नो हो गया जानना, तो इसको हम स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लिविंग को कम स्टडी करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ नॉन लिविंग को ज़्यादा स्टडी करते हैं। ओके, और सेकंड आपके पास क्या हो गया, साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। ओके, चलिए ये तो छोटा सा हो गया। देन इसकी ब्रांचेस हमारे पास आए डिफरेंट डिफरेंट, स्पेशली आपके पास यहाँ पे मैकेनिक्स जो कि काफ़ी अच्छी ब्रांच है, इसके अंडर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमारे पास आते हैं, थर्मोडाइनमिक्स, लाइट एंड साउंड आपके पास, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम इतना ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं, एडवांस ब्रांचेस होती है तो इसका सिलेबस हमारे पास नहीं होता। देन आपके पास यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स होगी, इसको स्टडी करते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थोड़ा बहुत इसको भी स्टडी कर लेते हैं। ओके, तो ये सभी चीज़ें हमारे पास। अब हमारे नेचर में क्या है कि 4 टाइप की फंडामेंटल फोर्सेज हमारे नेचर में जो है प्रेजेंट है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, अच्छे से समझिएगा आखिरकार होती क्या है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स चैप्टर है पूरा का पूरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी आपके पास एक, ये सभी चीजें जो है पूरे के पूरे चैप्टर हैं आपके पास आगे। ये तो अभी फर्स्ट चैप्टर है, इसमें बेसिक्स है, इसमें तो यूनिट्स भी आएंगे आपके पास कि यूनिट्स क्या होते हैं। तो फर्स्टली आप समझिए कि हमारे पास फर्स्टली क्या टर्म आती है, आपके पास 4 टाइप की फंडामेंटल फोर्सेज है हमारे पास। 4 टाइप की क्या है, फंडामेंटल फोर्सेज है हमारे पास, 4 फंडामेंटल फोर्सेज, जिसमें फर्स्ट वन हमारे पास आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, फर्स्ट वन क्या आती है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको स्टडी कर लेते हैं, देन नेक्स्ट में चलते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। आपको हमने 2 वर्ड सुने, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्लियर ही नहीं होगा कि आखिरकार ग्रेविटी क्या होती है, आखिरकार ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। पता नहीं कितने स्टूडेंट्स होंगे इनको क्लियर ही नहीं होगा, तो इसको क्लियर करते हैं। फर्स्ट टर्म आती है ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको पता है अर्थ सन के साथ बंधी हुई है अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो हम हैं वो अर्थ के साथ बंधे हुए हैं अंडर ग्रेविटी। ओके, यानी अर्थ अगर किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है उसे हम कहते हैं ग्रेविटी, और अगर जो सन है या अर्थ जैसे मून को पकड़ा हुआ है तो मून जो पकड़ा हुआ है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पकड़ा हुआ है, मगर विद इन द अर्थ जो चीज है वो ग्रेविटी है आपके पास। ओके, सन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है आपके पास, सन को भूल जाइए अभी, कि आपके पास कोई भी 2 मासेस हैं। हमारे पास क्या होता है, 2 मासेस हैं, इनका मास m1 m2 हमारे पास होता है, एंड इनका एक सेंटर मेरे पास होता है, यही है। इनका कोई ना कोई रेडियस होगा, r1 r2, यही मेरे पास है, इनका कोई रेडियस होगा। अब मेरे पास क्या गिवन है कि रेडियस दोनों में क्या होता है, इक्वल ही तो हो जाएगा। जब यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो एवरेज न्यूक्लियर डिस्टेंस या एवरेज प्लैनेट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो r ही होगा, r दोनों का इक्वल होगा। मासेस डिफरेंट है। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हर एक कहती है कि यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जेक्ट है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के साथ एक दूसरे को खींच रहा है। इट मीन्स मैं इस दीवार को अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ये दीवार भी मुझे अपनी तरफ खींच रही है, मगर ये इतनी वीक, क्योंकि ये होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स, या आपके पास जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो वीक फोर्सेज होती है। ओके, नॉट न्यूक्लियर, ये इट इज जस्ट अ वीक फोर्सेज। तो आपके पास क्या है, वीक फोर्सेज है। ओके, लॉन्ग रेंजेस फोर्स होते हैं मगर वीक फोर्सेज आपके पास होती है। जब आपके पास ये वीक फोर्सेज है सो इट मीन्स कि हैवी लाइट बॉडीज में तो शो ही नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास हैवी बॉडीज के अंदर ही शो होती है। यानी जो आपके पास बड़ी बड़ी बॉडीज हैं उन्हीं के अंदर जो है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो वो शो होती है। ओके, तो याद रखिएगा, या इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, बुक्स में मिल जाएगा आपको इस तरह से। ओके, मेरा काम है आपको अंडरस्टैंड करवाना चीजें। तो फर्स्टली याद रखिए क्या है आपके पास, ये वीक फोर्स है, वीक फोर्स है आपके पास, वीक फोर्सेज है। मगर ये जो है आपके पास लॉन्ग रेंज फोर्स है। क्या है आपके पास, लॉन्ग रेंज फोर्सेज है मेरे पास। फर्स्टली चलिए वीक फोर्सेज हो गया, सेकेंडली मेरे पास आगे की क्या है, मेरे पास है लॉन्ग रेंज फोर्सेज है। ओके, लॉन्ग रेंज फोर्सेज है। थर्ड वन इज ये मेरे पास कंजर्वेटिव फोर्सेज भी है। क्या है मेरे पास से, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती है, न्यू टर्म आ गई ना। कंजर्वेटिव फोर्सेस जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है,
वो आपके पास डायरेक्टली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करेगी, यानी पाथ इंडिपेंडेंट है। अब आप देख लीजिए अर्थ है, अब ऐसा थोड़ी अर्थ के बीच में अगर वीनस आ गया, अगर आपके पास कोई और प्लेनेट आ गया, मर्क्यूरी आ गया, तो ऐसा थोड़ी होगा कि बीच में आ गया तो अर्थ की ग्रेविटेशन यानी अर्थ जो है सन से अब अलग हो जाएगी, क्योंकि वो तो बीच में आ गया। तो हो सकता है कि वो अर्थ को छोड़ के चली जाए या अर्थ वहां से अपने ऑर्बिट में से बाहर चली जाए, ऐसा थोड़ी होगा, वो तो रहेगी तो अपने ऑर्बिट में। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस मीन्स कि आपके पास जो प्लेनेट है वो बीच में ही रहेगा, यानी जो आपके पास बीच में कोई भी रुकावट आएगी ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, अगर मैं किसी फ्लोर के ऊपर खड़ा हूं तो थोड़ी धरती मुझे नहीं खींच पा रही है, इक्वल है मेरे पास। ओके, यानी कंजर्वेटिव फोर्सेस जो कि आपके पास पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ओके, एंड इसका जो रिलेटिव मैग्नीट्यूड होता है मेरे पास वो होता है 10⁻38। ओके, जिसका रिलेटिव मैग्नीट्यूड होता है वो मेरे पास होता है, यानी सबसे वीक फोर्सेस है ये, सभी के केस में सबसे ज्यादा वीक फोर्सेस है ये। और यहाँ पे मेरे पास इसका जो फॉर्मूले बनते हैं, जैसे ये क्या कहता है, फोर्स ही तो है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, यानी जो भी मासेस एक दूसरे को खींच रहे हैं। नेक्स्ट आएगा मेरे पास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ये मेरे पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, रेडियस के, यानी f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², क्योंकि दो तो रेडियस है, r² बन गया मेरे पास। अब यहां से जब मैं इसको आपके पास रीअरेंज करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, f इज इक्वल टू, यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मेरे पास आता है m1 m2/r²। कुछ बुक में आपको m1 m2 नहीं मिलेगा, आपको कैपिटल M लिखा होगा, स्मॉल m, कैपिटल M रिप्रेजेंट करता है बड़े मासेस को जस्ट लाइक सन, एंड आपके पास जो स्मॉल m2 है ये आपके पास रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल मासेस को जस्ट लाइक अर्थ हो गया, मून आपके पास हो गया। ओके, अब g जो है आपके पास कांस्टेंट है, g की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन होती है, g की वैल्यू हमारे पास 6.67 × 10⁻11। ओके, 6.67 इंटू 10⁻11। अब इसके यूनिट भी तो होंगे कोई ना कोई हमारे पास, तो यूनिट कभी याद नहीं होते, हमेशा याद रखिए। इससे आप निकाल सकते हो, यूनिट एकदम इजीली आ जाएंगे। कैसे निकालेंगे, ये जी मेरे पास यहाँ पे आ गया, ओके, जी यहाँ पे रह गया, ये वैल्यू नीचे चली गई, ऊपर चली गई, फोर्स हो गया मेरे पास, रेडियस मेरे पास ऊपर चला गया, रेडियस m1 m2 दो मासेस हैं। अब हम SI और CGS दोनों में लिख सकते हैं, हमारे पास दो यूनिट होते हैं, फर्स्ट वन इज SI, सेकंड वन इज CGS, स्पेशली इन्हीं को यूज करते हैं, MKS भी होते हैं, उनको काफी कम यूज करते हैं। ओके, तो इसको रीअरेंज कीजिए, देन हमारे पास फोर्स के यहाँ पे न्यूटन आएंगे इन केस ऑफ SI सिस्टम। रेडियस है आपके पास, डिस्टेंस है मीटर होगा, मीटर स्क्वायर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। मास है, इसको kg में लिखते हैं इन केस ऑफ SI सिस्टम, तो kg इनवर्स, क्योंकि दो है आपके पास तो यूनिट बन के मेरे पास न्यूटन, kg इनवर्स स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर, यही तो मेरे पास इसके यूनिट होंगे। इस तरह से मैं इनके यूनिट्स आपके पास लिख सकता हूं, आप कहीं पे भी लिख दीजिए, आगे पीछे आपका हो जाएगा। इससे मैं डायमेंशंस भी लिख सकता हूं इसके। ओके, डायमेंशंस यहां से आप मेरे पास बन जाएंगे अगर हम डायमेंशंस भी लिखना चाहें, लेकिन डायमेंशन नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। बाकी यहाँ से डायमेंशंस भी आपके पास आ जाते हैं। ओके, न्यूटन है, फोर्स है आपके पास, फोर्स के लिखने पड़ेंगे मगर फर्स्ट ऑफ ऑल, और अभी तक हम फोर्स में गए नहीं हैं। फोर्स क्या होते हैं हमारे पास, मास इनटू एक्सेलरेशन, और कहाँ से आता है, न्यूटन के सेकंड लॉ से आता है, जो कि आपके पास रिलेशन बताता है मास एंड एक्सेलरेशन के बीच में। अब एक्सेलरेशन भी तो पता होना चाहिए, अभी उसके ऊपर भी नहीं गए हैं, तो अभी इतने पे ही स्टॉप हो जाते हैं। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं आपके पास CGS सिस्टम में। न्यूटन के आपके पास यहाँ पे डाइन बन जाएंगे, मीटर के आपके पास यहाँ पे सेंटीमीटर बन जाएंगे, एंड इसके हमारे पास ग्राम इनवर्स बन जाएंगे। तो इस तरह से हम इनके यूनिट्स भी आपके पास यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मेरे पास रहेगी, जब ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट मीन जो भी हमारे पास पार्टिकल में कोई ना कोई चीज़ तो एक्सचेंज होगी। जब इलेक्ट्रॉन कहीं किसी भी एटम से बाहर निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज उसमें बन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है। जब एक्सेस इलेक्ट्रॉन आता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, एंड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे भी तो कोई ना कोई चीज़ मेरे पास एक्सचेंज हो रही होगी, तभी तो फोर्स है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो फोर्स या एक्सचेंजेबल पार्टिकल होता है वो मेरे पास होता है ग्रेविटोन। ओके, मेरे पास होता है ग्रेविटोन।
ओके मेरे पास होते हैं ग्रेविटोन्स, और ग्रेविटोन्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इनका। विदाउट ग्रेविटोन कुछ भी नहीं होगा। तो विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटोन क्या करते हैं, पार्टिकल एक्सचेंज करते हैं। ओके चलिए ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल फोर्स। बाकी आपके पास पता नहीं टीजीटी में कितनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला, या आपके पास कहीं से भी आ सकते हैं। आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई, लेकिन वो चैप्टर है अलग हमारे पास, उनको चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके इसके बाद मेरे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेसिकली ये भी वही है आपके पास। ओके जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मेरे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी वही है जो आपके पास। इसमें क्या होता है कि अब वहां पे मासेस थे, यहां पे मेरे पास चार्ज आ जाते हैं। ओके चार्ज आ जाएंगे कैसे, जैसे ये था तो यहाँ पे Q1 रेडियस वही रहेगा और Q2, यानी यहाँ पे मास नहीं आ रहे मेरे पास, कोई ना कोई चार्जेस होंगे, पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। ओके तो ये भी सेम उसी की तरह चलेगा, ये भी आपके पास लॉन्ग रेंज फोर्सेस है। ओके लॉन्ग रेंज फोर्सेस है आपके पास, प्लस आपके पास सेंट्रल फोर्स है। कैसे सेंट्रल, क्या हो गया आपके पास, एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है आपके पास, और कंजर्वेटिव फोर्स है ये भी। ओके ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। इसमें जो एक्सचेंजेबल पार्टिकल होते हैं वो होते हैं फोटोन। ओके होते हैं मेरे पास फोटोन्स। फोटोन्स क्या होते हैं, स्मॉल पैकेट ऑफ लाइट जो कि डिसकॉन्टिन्यूअस वे में मूव करते हैं, कॉन्टिन्यूअस वे में मूव नहीं करते, डिसकॉन्टिन्यूअस में। ओके तो मेरे पास क्योंकि फोटोन्स स्मॉल पैकेट्स ऑफ लाइट, ओके लाइट एनर्जी। ओके ये हो गया। अब सेम उसी की तरह ये भी मेरे पास डिजाइन हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। तभी मैंने ग्रेविटेशन के ऊपर ज्यादा फोर्स किया था क्योंकि बाकी यहां से ड्राइव हो जाते हैं। देन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यही है मेरे पास। देन यहां से मेरे पास बन जाएगा F इज इक्वल टू, यहां पे अब जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे होता है परमेबिलिटी। ओके परमेबिलिटी, एंड बाकी टर्म एज इट इज Q1 Q2/r²। ओके ये मेरे पास यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की मेरे पास वैल्यू होती है यहाँ पे 9 × 10⁹। अब इसके यूनिट तो ड्राइव करने पड़ेंगे, तो यूनिट तो वैसे ही आएंगे जैसे पहले आए थे। यहाँ पे देखिए चेंज सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है आपके पास मास की जगह चार्ज आया है, बाकी एज इट इज है आपके पास फॉर्मूला। क्योंकि ये तो 1/4 आपके पास एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका कोई यहाँ पे मोटिव नहीं है। ओके तो इसका कोई यहाँ पे यूनिट भी नहीं होंगे, बाकी तो आपके पास एज इट इज हो जाएगा, यानी न्यूटन भी होगा, मीटर इनवर्स स्क्वायर भी होगा, और यहाँ पे कूलम आपके पास आएगा। ओके कूलम स्क्वायर मेरे पास यहाँ पे बनेगा, कूलम इनवर्स बनेगा सॉरी, और ये प्लस हो जाएगा। मीटर स्क्वायर था मेरे पास वहाँ पे, क्योंकि इसको रीअरेंज कीजिए तो इसके मेरे पास न्यूटन आ गए, देन रेडियस है तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। नीचे मेरे पास दो चार्जेस हैं तो चार्जेस का यहाँ पे कूलम स्क्वायर, यस ये बनेंगे मेरे पास। ओके तो इस तरह से मेरे पास जो है इसके यूनिट्स भी यहाँ पे आ सकते हैं। लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये भी काफ़ी दूर तक मेरे पास जाती है। ओके इसका जो रिलेटिव मैग्नीट्यूड है, जैसे हम वहां पे 10⁻⁻38 लेते थे, इसका हम लेते हैं 10⁻²। ओके क्या लेते हैं हम यहाँ पे 10⁻²। चलिए ये भी हो गया। ये ग्रेविटेशन की तरह था इसलिए इसको जल्दी जल्दी कर दिया, इतना ज्यादा इसमें था नहीं मेरे पास। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर या न्यूक्लियस तो सभी को पता है, सेंटर होती है जहां पे पूरा का पूरा मास जो किसी भी एटम का क्या करता है, फोकस करता है। यही होता है ना मेरे पास, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। यही कहा था रदरफोर्ड ने जब अल्फा पार्टिकल पास किए थे, उसने उसके बीच में जब वो गोल्ड फॉइल में से पास हुए थे, उसने क्या देखा कि कुछ पार्टिकल जो है स्ट्राइक किए, कुछ रिफ्लेक्ट हो गए, कुछ डायरेक्टली चले गए, मैक्सिमम 95% डायरेक्टली क्रॉस कर गए, यानी वहां पे कोई पार्टिकल था ही नहीं, क्योंकि अल्फा है, अल्फा तो मूव करेगा आपके पास। ओके
अब ये तो उन्होंने कर दिया। अब इसमें क्या है, पूरा का पूरा मास है, किस चीज़ का, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है आपके पास, यही तो मास होता है हमारे पास। मास इसे तो कहते हैं हम कि आपके पास किसी भी एटम का क्या मास होगा, प्रोटॉन प्लस जो भी उसमें न्यूट्रॉन्स होंगे मेरे पास, मास हो गया मेरे पास। अब ये टोटल मास है मेरे पास, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोटल मास। अब इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसको होल्ड कर रही है, यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ें मेरे पास जो इसको यहाँ पे होल्ड कर रही है, कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा मेरे पास जो इसको होल्ड करता है। तो वो है हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स है ये, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसका जो रिलेटिव मैग्नीट्यूड हम लेते हैं वो लेते हैं हम यहाँ पे 1। ओके, रिलेटिव मैग्नीट्यूड हम इसका कितना लेते हैं यहाँ पे 1। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, न्यूक्लियस को कभी नहीं तोड़ पाओगे। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपने देखे होंगे, जब एक न्यूक्लियस वहां पे डीके होती है, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल वहां से इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन बाहर निकलते हैं, तो उनकी हाफ लाइफ पीरियड पता नहीं कितने हजार साल होती है, तभी तो वो इतनी ज्यादा एनर्जी वहां से दे पाते हैं हमें। ओके, सॉरी यहाँ पे ये क्या है कि नॉन सेंट्रल फोर्स होती है, क्या है आपके पास, नॉन सेंट्रल फोर्स है। और इसमें जो एक्सचेंजेबल पार्टिकल है वो होते हैं मेरे पास पाइमिजोन। पाइमिजोन जो है वो इसमें एक्सचेंजेबल पार्टिकल मेरे पास होते हैं। ओके, और ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, आपको पता है न्यूक्लियस छोटी सी होती है, यहाँ पे तो दिखेगी भी नहीं, इतनी छोटी है, तभी तो मोल यूज करते हैं, क्योंकि मोल क्या होता है 6.02 × 10⁻23 है क्या। अगर एटम की बात करेंगे तो एटम है, मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल है, आयंस की बात करेंगे तो आयंस है, यही तो होगा मेरे पास। तो छोटे से तो कर नहीं सकते, तो इसलिए पूरे को कैलकुलेट करते हैं साथ में। ओके, तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, इतना से याद रखिए, सफिशिएंट है मेरे पास। देन मेरे पास आती है यहाँ पे वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये भी इतनी ज़्यादा नहीं है। वीक न्यूक्लियर फोर्स स्पेशली आपके पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं उन्हीं के अंदर मेरे पास आती है। ओके, जो मेरे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उन्हीं के अंदर मेरे पास होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या होती है मेरे पास, वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पे होती है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में। अब आपको पता है वो कॉन्टिन्यूस वे में रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन मेरे पास निकल रही है। तब जब रेडिएशन मेरे पास निकलेगी तो क्या होगा, तो भी तो ज़्यादा स्टेबल थोड़ी होंगे वहाँ पे। ओके, वो स्टेबल थोड़ी होंगे, तो ये क्या है, वो रेडियो एक्टिव डीके मेरे पास हो गया। ओके, इसमें एक्सचेंजेबल पार्टिकल वही है मेरे पास, अल्फा बीटा हो गया, गामा हो गया, यही पार्टिकल मेरे पास मूव करते हैं। कितने निकलते हैं, इनका अलग चैप्टर जो कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे। ओके, एंड इसका रिलेटिव मैग्नीट्यूड मेरे पास आता है 10⁻⁻13। 10⁻⁻13 जो है इसका रिलेटिव मैग्नीट्यूड मेरे पास प्रेजेंट है। तो रिलेटिव मैग्नीट्यूड के बेसिस के ऊपर आप इनको ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। एक मेरे पास आया था 1 जो था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रिगार्डिंग, उसके बाद मेरे पास आया था 10⁻⁻2 जो कि आया था मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के केसेस में। देन मेरे पास यहाँ पे आया 10⁻⁻13 इन केस ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। देन लास्ट में मेरे पास है 10⁻⁻38, वो आया था मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स के केसेस में। तो ये सबसे ज्यादा वीक फोर्स है मेरे पास। ओके, यही सभी चीजें हम आगे जाकर स्टडी करते हैं एकदम डिटेल में। किस चीज में, एकदम डिटेल में स्टडी करते हैं इनको। बाकी इसके बाद इसमें हमारे यूनिट्स हैं, जैसे आपको पता है कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास होते हैं, क्योंकि फिजिक्स है क्या, मेजरमेंट है। मेजरमेंट है आपके पास किस चीज़ की, साइंस की मेजरमेंट है हमारे पास। तो इसमें कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास होते हैं, कुछ तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है हमारे पास। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, सीजीएस आया, वो इतना ज़्यादा कारगर नहीं हुआ, क्योंकि एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए था, तो इसलिए एसआई यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट को अपनाया गया। तो सिर्फ उसी के ऊपर चलेंगे, बाकी जैसे आगे मूव करेंगे तो वो चीज़ें हमारे पास क्लियर होती चलेगी। तो फर्स्टली हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, फंडामेंटल यूनिट्स आते हैं एसआई, जो कि हमारे पास 7 है। 7 इट मीन्स उन्हीं से आगे जाके सारे के सारे यूनिट्स आपके पास ड्राइव हो जाएंगे, उन्हीं से आगे जाके सारे यूनिट ड्राइव हो जाते हैं। ओके, तो ड्राइव्ड यूनिट के ऊपर नहीं चलेंगे, हमारे पास 3 टाइप के हो जाते हैं जो एसआई है। फर्स्ट वन इज 7 फंडामेंटल यूनिट, प्लस सेकंड जो होते हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जो कि एंगल के लिए यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास रेडियन एंड स्टीरियन हमारे पास वहां पे आ जाएगा। ओके, वो एंगल के लिए होता है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के लिए। तो फर्स्टली मेन है फंडामेंटल यूनिट, जो कि हमारे पास 7 है। इसमें फर्स्ट हमारे पास आता है मास हो गया आपके पास, लेंथ मेरे पास हो गया, यही तो है जो हम डायमेंशंस में लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं हम MLT, 3 तो यही हो जाते हैं। और क्या आता है इसमें, आपके पास करंट आ जाता है। ओके, करंट आपके पास आ गया। फिर आपके पास यहाँ पे चलिए
टेम्परेचर, ये टाइम हो गया एक आपके पास, यहाँ पे टेम्परेचर के लिए भी TEMP लिख देते हैं, अगर भाई टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ओके 1 2 3 4 5 मेरे पास हो गया। देन मेरे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी मेरे पास हो गया। ओके ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया मेरे पास। आपके पास मोल ऑफ सब्सटेंस हो गया मेरे पास, मोल ऑफ सब्सटेंस मेरे पास हो गया। ये कितने हो गए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे कुछ चलिए क्लियर कर लेते हैं, जब हम लिखेंगे तो इसके मेरे पास होते हैं kg। ओके लेंथ के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे हम मीटर यूज करते हैं लेंथ के लिए। टाइम के लिए यूज करते हैं सेकंड, के यूज करते हैं यहाँ पे सेकंड। एंड ओके यहाँ पे एम्पियर लिख दिया है, ये करंट के लिए है। हमारे पास करंट होता है, करंट के लिए एम्पियर यूज करते हैं, करंट के लिए एम्पियर यूज करते हैं। ओके एंड टेम्परेचर के लिए केल्विन, हमेशा याद रखिएगा ऐसा यूनिट केल्विन है हमारे पास। ओके ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम यहाँ पे कैंडला यूज करते हैं, और मोल ऑफ सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम मोल्स यूज करते हैं। ओके तो ये कुछ बेसिक से यूनिट थे आपके पास। मास के लिए kg, लेंथ के लिए आपके पास मीटर हो गया, टाइम के लिए सेकंड हो गया, करंट के लिए एम्पियर हो गया, टेम्परेचर के लिए केल्विन हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला हो गया, मोल ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा यहाँ पे। ओके मैंने डायरेक्टली यूनिट लिख दिया है मोल ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे होगा आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये होते हैं आपके पास। एंड आपके पास प्लेन एंगल के लिए हम यूज करते हैं रेडियन, और सॉलिड एंगल के लिए यूज करते हैं स्टीरेडियन। ओके तो ये है आपके पास, इन्हीं के साथ कंपेयर करके जो है आपके पास बाकी सारे के सारे यूनिट आगे जाके ड्राइव हो जाते हैं। ओके तो इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है, यानी फर्स्ट चैप्टर में जो लास्ट पार्ट है हमारे पास, वो है हमारे पास यहाँ पे जैसे प्रीफिक्स एंड सुफिक्स आपके पास होते हैं जो कि हम यूज करते हैं। ओके यानी शॉर्ट डेरिवेशन हमारे पास होती है, जैसे आपके पास डेका हो गया, नैनो हो गया आपके पास, तो हमारे पास कुछ वैल्यूज है जो कि स्पेशली टैट हो गया, अदर एग्जाम्स हो गए, यानी साइंस से रिलेटेड टर्म से सभी चीजें हमारे पास यहाँ पे पूछी जाती है। ओके तो जैसे हम यहाँ पे इनको मेंशन करेंगे आपके पास, फर्स्टली आपके पास आता है 10⁻1, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास डेका के साथ। किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे? डेका के साथ। 10⁻2 जिसको हम हेक्टो के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, हेक्टो के साथ। अब ये दो चीजें याद रखें, बाकी याद हो जाएगी आपको। 10⁻3 आपको पता है 1000 है किलो के साथ। किलो को शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो केबी मान लीजिए। केबी के बाद जैसे मोबाइल का डाटा यूज करते हैं एमबी हो गया आपके पास, इसके बाद क्या करते हैं जीबी यूज करते हैं, देन इसके बाद हम टीबी यूज करते हैं, यही तो होता है हमारे पास, इसी में यूज करते हैं ना। तो 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12 और इतने सफिशिएंट होते हैं। ये आपके पास हो गया मेगाबाइट हो गया, या आपके पास गीगाबाइट हो गया, या आपके पास यहाँ पे टेराबाइट हो गया। ओके इसी तरह से हो जाएंगे आपके पास। ओके देन इससे आगे चलना तो पेंटा हो जाएगा आपके पास। ओके मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऐसा मत लिखिएगा टेराबाइट है ये, मैं सिर्फ बता रहा हूँ एमबी केबी, इस सीक्वेंस में आपको ये यहाँ पे याद हो जाएंगे। ओके इतने सफिशिएंट हैं। अब ये तो पॉजिटिव की तरफ है, अब नेगेटिव की तरफ तो मूव करेगा ये। तो नेगेटिव में भी आपको सिर्फ पहले के दो याद रखने, बाकी आपको याद हो जाएंगे। 10⁻⁻1 और 10⁻2, 10⁻3, यहाँ तक थोड़ा सा दिक्कत होती है, देन उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके आपके पास यहाँ पे डेसी आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास डेसी आ जाएगा, देन आपके पास यहाँ पे सेंटी आ जाएगा। ओके देन ये अपने फॉलो में अपने आवाज चल पड़ेगा। ओके देन आपके पास यहाँ पे 10⁻³ आपके पास यहाँ पे मिली हो जाएगा, देन आपके पास यहाँ पे माइक्रो हो जाएगा, यहाँ पे मिली आप समझ जाओगे, मिली है यानी मिलीलीटर, तो मिलीलीटर आपके पास यहाँ पे चल पड़ेगा ये 3। ओके मिलीलीटर आपके पास हो जाएगा यानी 10⁻3। माइक्रो जो कि आपके पास यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है 6 को। ओके माइक्रो आपके पास रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे 6 को। ओके इसके बाद मेरे पास यहाँ पे आता है नैनो। नैनो मेरे पास होता है 10⁻⁻9 हो जाएगा। देन मेरे पास यहाँ पे पिको हो जाएगा, इसके बाद जो कि मेरे पास 10⁻12 मेरे पास हो जाएगा पिको। ओके देन फेर्मी मेरे पास 10⁻⁻50। तो इस सीक्वेंस अगर आप देखेंगे तो इसको भूल जाइए, इसके आगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर हैं सारे।
ओके, पिको तक जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मिली हो गया, माइक्रो आपके पास हो गया। ओके, तो इनको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है और कभी भी कहीं पे भी आपके बेसिक एग्जाम्स में माइक्रो कन्वर्ट करने को आ सकता है, सेंटी कन्वर्ट करने को आ सकता है। ये सभी टर्म में कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे आपके पास यहाँ पे आ ही जाती है। सो चलिए आज के इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये सही लगा होगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या जो भी हमारी एप्लीकेशन है वहाँ पे इस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे लगता तो नहीं इसमें कोई चेंजेस करने की नीड है, क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर को काफ़ी डिटेल में कवर किया है, क्योंकि आज इतने ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं थे यहाँ पे। सो आप यहाँ से हर एक चीज़ को सही वे में मूव कर सकते हैं। ओके, सो चलिए कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो से आपका डेली परिचय होता रहेगा, और +1 +2 को चाहूँ तो 1 मंथ के अंदर ख़त्म कर सकता हूँ, मगर बात टाइम की है, तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।